हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सोर्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MTT 052 का पेपर जो हमारा होता है। उसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 10 है जो, जिसमें हमारा क्या करना पड़ता है, हमें उसका नाम है पुनरीक्षण करना। तो वो टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे। एग्जाम हॉल का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत थोड़ा ईजी भी बोला जा करना है। आप उसको कैसे अटेंड करके आराम से, यहाँ पे 10 मार्क्स के वो आते हैं एक्चुअली, उसमें आराम से 7 या 8 6 तक भी आप आराम से इजीली गेन कर सकते हैं। आज वीडियो हम उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा देखो, ये हमारा पेपर हो गया MTT 52 का पेपर हो गया, जून का मैंने लिया हुआ है। इसमें 2 भाग होते हैं। सेकंड वाले भाग जो हमारा, जो मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ उसमें ही, वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ आते हैं। और हमारा रहता है मेन ट्रांसलेशन वाला पार्ट। तो ये हमारा पार्ट 2 में इसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, वहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो वो बोल रहा है यहाँ, तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नंबर 10 में, नीचे दिए गए मूल अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद की सावधानी से पढ़िए और अनुदित पाठ का पुनरीक्षण कीजिए। अनुदित मतलब जो अनुवाद हो चुका है उसको बोलते हैं अनुदित पाठ। उसका क्या करना है, हमें पुनरीक्षण करना। पुनः मतलब दोबारा, मतलब जांच करना। काइंड ऑफ जो उसने कर दिया है, करके आपको दिया है कुछ, उसको दोबारा आपको जांच करना है। उसको हम लोग बोलते हैं पुनरीक्षण करना। ये हमारा होता है टोटल 10 मार्क्स के आते हैं करने के लिए कुछ तरह का। ये देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ, पूरा इंग्लिश का ये पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद इससे हमको उसने अनुवाद ऑलरेडी कर दिया, हिंदी में यहाँ पर अनुवाद दिया गया। अब आपको इस हिंदी वाले अनुवाद को पढ़ के क्या करना है, दोबारा फिर से आपको लिखना है। और लिखना कैसे, आपको फिर से वो हिंदी में ही लिखना है एक्चुअली। और लिख के क्या करना है, उसका वही जो इसमें जो त्रुटि है, जो गलतियाँ इसमें दी गई है हिंदी वाले में, आपको उसको सही करके दोबारा फिर से नीचे लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पीजीटी का जो बुक है, हमारा कौन सा बुक है, हमारा MTT 52 का जो बुक है हमारा, उसमें ये खंड 6 जो हमारा है, वहाँ पे चैप्टर नंबर 19, उसमें ये वाला चैप्टर में ये वाला टॉपिक को कवर किया गया है। पेज नंबर अराउंड 489 होगा। इकाई 19 में हमारा क्या, अनुवाद का पुनरीक्षण। देखिए हेडिंग है वही सेम दिया, अनुवाद का पुनरीक्षण। जो हम अनुवाद कर ले रहे हैं उसको जो करना है, पुनः दोबारा जांच करना, निरीक्षण करना, उसको हम लोग बोल रहे हैं अनुवाद का पुनरीक्षण। तो ये क्या है हमारा जो मेन टॉपिक, अगर आप देखिए ठीक से यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, समझिए, आप समझिए क्या करना है। वो एक अंग्रेजी का एक पार्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसका उन्होंने ऑलरेडी अनुवाद कर दिया है हिंदी में, वो लोग ही करके देंगे। अब ये जो हिंदी वाला अनुवाद मिला हुआ है, आपको क्या करना है, आपको ये हिंदी वाले अनुवाद को पढ़ना है। पढ़ के उसमें जो जो गलतियाँ आपको दिख रही है, उस गलती को हटाकर आपको हिंदी वाले को सही करके दोबारा फिर से लिखना है। तो आप जो दोबारा लिख रहे हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोल रहे हैं पुनरीक्षण, ठीक है। जो भी गलतियां उसमें अवेलेबल है उसको साइड करना है, उसको निकालना है, त्रुटि को दूर करना है, करके पुनः जो आप लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पुनरीक्षण करना। मतलब दोबारा आप जांच करके उसको लिख रहे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या है, वेटिंग भी बोलते हैं। इसमें आप 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो क्या हो गया, आपको ये हिंदी में ही लिखना है, कहने का मतलब क्यों बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या है, आपको कोई टिप्पणी ऐसा कुछ नहीं लिखना है। मतलब जो जो गलतियाँ हुई थी ना, ऐसा नहीं कि गलती को साइड निकाल के एक अलग से हम कॉमेंट लिख रहे हैं या टिप्पणी अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। केवल सिंपल क्या करना है, आपको जो उन्होंने अंग्रेजी वाला पार्ट दिया उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद पहले से कर दिया है। आपको ये हिंदी वाले को पढ़ के ही दोबारा हिंदी में ही लिखना है। खाली क्या करना है, जो जो गलतियां इसमें हुई उस गलतियों को दूर करके आपको सही करके दोबारा हिंदी में ही लिखना है। ये हमारा हो गया पुनरीक्षण करना। इस चैप्टर में यहाँ पे डिटेल में इसी कार्य में दिया गया है। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उन्होंने अंग्रेजी में लिया पैराग्राफ, ठीक है, उसका उन्होंने ऑलरेडी अनुवाद कर दिया हिंदी में। और आपको वो जो अनुवाद किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, अनुदित पाठ का, मतलब जो उसका अनुवाद हो चुका है। तो अनुदित पाठ क्या था आपके केस में, इस बार हो गया हिंदी वाला अनुवाद। तो हिंदी वाले से ही दोबारा क्या करना है, हमें पुनरीक्षण करके हिंदी में लिखना है, ठीक है। अभी तक क्या है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही आता जा रहा है, पर आप तैयार रहिएगा, हो सके अगर वो कुछ चेंज कर दे, मान लीजिए, या तो वो कोई हिंदी वाला पैराग्राफ ले ले इग्नू वाले, उसको वो लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, और फिर बोले इंग्लिश वाले को बोला है आपको पुनरीक्षण करने, तब क्या हो जाएगा, तब फिर आपको इंग्लिश वाले से इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको पुनरीक्षण। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको जो पार्ट वो फाइनल दे रहा है, जिसमें आपको गलती खोजना है, निकालना है, वो जिस लैंग्वेज में दिया रहेगा, आपको फिर दोबारा खोज के गलती हटा के उसको उसी लैंग्वेज में लिखना है। तो पर अभी तक अच्छा है कि इग्नू वाले इसमें क्या कर रहे हैं, आपको वो इग्नू वाले अंग्रेजी का ही पैराग्राफ ले रहे हैं, उसको हिंदी में कर दे रहे हैं। आप हिंदी से, आपको हिंदी खोज के थोड़ा ईजी पड़ेगा करना, आपको हिंदी से हिंदी निकाल के गलतियों को दूर करके दोबारा हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसा आपको ये करना पड़ेगा। और इसमें कैसे करेंगे हम लोग आगे, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मैं इसको आपको बताता हूँ डिटेल में। पर उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से है। मान लीजिए यहाँ पे मैं बता दूँ, एक जो टॉपिक हमारा मेन है कि जो हमारा ये पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है, इसको हम कैसे करेंगे, जो जांच करने का तरीका है वो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ उन्होंने हेडिंग दिया है, इस हेडिंग को अगर आप फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे देखिए दिया है 19.1 2 3 4 7 पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है कि जब भी आप कोई पुनरीक्षण कर रहे हैं, मतलब ये आपको जो ये अनुवाद मिला है हिंदी वाला, इससे आपको नया लिखना है, दोबारा गलती निकालना है। अब वो गलती किस किस टाइप का हो सकता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है, वो आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ विधि दिया है कि ये सारे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना है जब आप इसमें से गलती को खोज के निकालेंगे। तो क्या है वो गलती हमारा, इससे पुनरीक्षण की प्रक्रिया। बोला पहले आप मूल पाठ और अनुवाद को पढ़ना। मतलब आपका मूल पाठ क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा ऊपर में दिया है ना इंग्लिश वाला, ऊपर में जो हमारा दिया है ना ये इंग्लिश वाला, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये मूल पाठ हो गया, ठीक है। और दोबारा क्या हो गया फिर हमें अनुवाद, आपका जो हिंदी इसको ना, तो दोनों को आप पढ़िए पहले, जो उन्होंने इंग्लिश में दिया है
और जो उन्होंने अनुवाद कर दिया आपको दोनों को रीड करना लाइन बाय लाइन करके, तो आपको वहाँ से क्या गलतियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी कि जो उन्होंने अनुवाद है वो सही से किया है नहीं किया है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं, आपको देखना है कि ये जो अनुवाद हुआ है ये सही है या नहीं है, वही आपको चेक करना है बस। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मतलब आपको खुद से टीचर बनकर यहाँ पे चेक करना है कि ये जो अनुवाद उन्होंने करके दिया है हमें ये सही है नहीं है। अगर वो अनुवाद गलत है तो आपको जो जो गलतियाँ हैं उसको दूर करके आपको दोबारा फिर से नया करके लिखना है, बस ये वाला काम आपको यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे, पहला विधि क्या हो गया, हम इन दोनों को आपस में पढ़ेंगे कंपेयर करके वो देखना है। फिर बोला अनुवाद और मूल पाठ का मिलान करना, फिर दोनों को आपस में मिलाएंगे भी, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड दिए थे क्या सेम सेम वर्ड यहाँ यूज किया गया है, जितने पैराग्राफ थे वो इतना सेम पैराग्राफ है या फिर कुछ लाइन को स्किप कर दिया, वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो हमारा पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है। फिर बोला है कथ्यगत गलतियों, इसमें से कुछ होगा जो जो हमारा सेंटेंस में कुछ मिस्टेक हो गया या फिर जो कुछ वर्ड है प्रॉपर उसको यहाँ पर सही से यूज नहीं किया गया है, आपको वो इन सब का एग्जांपल मैं आगे दिखाता हूँ अभी आपको। फिर बोला भाषागत मैंने जो लैंग्वेज के माध्यम से वो गलतियाँ होगी, शैलीगत में कुछ गलतियाँ हो सकती है, और अनुदित पाठ का लक्ष्य भाषा में संस्कृति की दृष्टि से कुछ गलती होती है, या फिर फॉर्मेट का संपादन, कुछ फॉर्मेट ही उन्होंने चेंज कर दिया, जिस फॉर्मेट लिखा हुआ था आपको इंग्लिश में वो हिंदी में उस फॉर्मेट में नहीं लिखा है ना, वो क्या चीज़ है वो सब आगे में हम दिखाते हैं। तो आपका मेन उद्देश्य हो गया, उनका तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्या है पुनरीक्षण, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। मतलब आपको खुद से एक टीचर बनकर आपको चेक करना है वहाँ पे क्या गलतियाँ हुई है, बस यही आपका काम है। वो एक अंग्रेजी का पार्ट ले रहे हैं, उसको अनुवाद कर दे रहे हैं वो लोग, आपको हिंदी में दे दिया अवेलेबल करा के। अब वो आपसे पूछ रहे हैं ये हिंदी वाले में क्या क्या गलतियाँ हुई है, मतलब क्या उन्होंने अनुवाद सही से किया या नहीं किया, आपको वो पता करके लिखना है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उन्होंने गलती किया है तो आपको उसको शुद्ध करके सही करके दोबारा फिर से आप नीचे लिख देंगे, हिंदी में ही लिखना है, वही आपका काम हो गया। उसको हम लोग बोल रहे हैं पुनरीक्षण करना। तो मतलब समझे ये थोड़ा काइंड ऑफ ईजी है। आपको जो आ रहा है दो, एक आएगा आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, और एक आपका आएगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है, मतलब ऑलमोस्ट आप बोलिए समझ रहे हो 70 से 80% काम उन्होंने कर दिया है। बाकी जो 30% उन्होंने गलतियाँ छोड़ दी है, उस गलती को आपको दूर करके दोबारा फिर से नया करके आपको लिखना है। तो काइंड ऑफ ये थोड़ा आपको ईजी ही लगेगा, आप अगर इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन आपको ये थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको पूरा नया तरीके से ट्रांसलेट करना पड़ा, अपने मन से लिखना पड़ेगा, देख देख कर बना कर लिखना पड़ेगा, जो भी है ट्रांसलेट उसको देख के सही सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्वेश्चन भी दे दिया, आपका आंसर दोनों ही अवेलेबल है। अब आंसर में क्या गलती है आपको केवल वो खोज के निकालना है। तो यही हमारा क्या हो गया, हमारा पुनरीक्षण हो गया। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखिए यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं वेटिंग। ये क्या है, पुनरीक्षण जो है अनुवाद की जांच और सुधार की प्रक्रिया। मतलब एक तो पहले आप जांच करेंगे, जांच करने में क्या क्या गलतियां हैं वो देखेंगे, और जो गलतियां मिल गई उसको क्या करना है, सुधारना है। तो ये क्या हो गया, जांच और सुधार, दो तरीके हैं, पहला गलती खोजना और फिर दूसरा गलती को दूर करना। तो ये आपका क्या हो गया काम, पुनरीक्षण। तो सुधार की प्रक्रिया है जो अनुवाद कार्य पूरा हो जाने के बाद की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, ये कब करना है हमें, ये जो पुनरीक्षण है ये कब आएगा काम में, ये कब आएगा, जब आपका अनुवाद हो गया उसके बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। क्योंकि पहले मतलब आया मतलब तो अनुवाद ही कर रहा है ना, अभी आपको ये करना अनुवाद हो जाने के बाद ही आने वाला काम है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है पुनरीक्षण क्या है, तो अनुवाद के बाद की क्रिया है। अंग्रेजी में इसके लिए क्या है, हम लोग वेटिंग शब्द का यूज करते हैं, है ना, VETTING वेटिंग। पुनरीक्षण करने वाला व्यक्ति जो आदमी इस काम को करेगा उसको हम लोग वेटर बोलते हैं या फिर पुनरीक्षक बोलते हैं। तो पुनरीक्षण ये हमारा कार्य हो गया, जो काम कर रहा है, और जो आदमी उसको कर रहा है उसको पुनरीक्षक हम लोग कहलाएंगे, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बस सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ था इसका डेफिनेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इस वाले पूरे चैप्टर में यहाँ पे जो मैं बताया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो जस्ट हम लोग 5 मिनट का टाइम लेंगे यहाँ पर, 5 मिनट में इसको जस्ट गो थ्रू जाते हैं, ताकि अगर बाई चांस अगर आपके ये जो इस क्वेश्चन पेपर है ना हमारा 52 वाला, इसके अगर पार्ट 1 में अगर ये क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का कुछ शॉर्ट नोट्स में लिखने के बारे में, तो आप यहाँ तक से एक बार में दोनों काम हो जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग देख ही लेते हैं थोड़ा सा, चलिए देखते हैं क्या क्या बोला है। तो पहला पार्ट क्या बोला है, मूल पाठ और अनुवाद को पढ़ना। ये हम क्यों करेंगे, मतलब यहाँ पे ये हमारा बात हो रहा है कि हम अब करें कैसे, जो आपको बोला गया करने के लिए पुनरीक्षण कैसे होता है, मतलब उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, आप कौन से विधि से करेंगे। तो उसके नीचे जो पॉइंट था वो सारे पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब किया, बस सब थोड़ा एक दो पॉइंट देखें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला यहाँ पे बोला गया, क्या बोला है, इसमें बोला गया मेन आपको दोनों को मिलाना है, जो आपका मेन पार्ट था इंग्लिश वाला और जो हिंदी वाला, दोनों को आपको मैच करना है, अनुदित और मूल पाठ, ताकि वो पंक्ति दर पंक्ति में हर एक लाइन मिलाइए आप, ताकि कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। अगर कुछ पार्ट छूट गया मान लीजिए तो क्यों छोड़ा गया, क्या उसने जानबूझ के छोड़ा है या कुछ गलती हो गई तब छोड़ा है, आपको वो चीज़ यहाँ से फाइंड आउट करके लिखाना है, आपको देखना है। वो पहला पार्ट क्या हो गया, मूल पाठ और अनुवाद को पढ़ना, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा पार्ट बोल रहा है अनुवाद और मूल पाठ का मिलान करना। पहला आप रीडिंग करेंगे, ठीक है, इंग्लिश वाला पूरा पढ़ लीजिए, हिंदी वाला पूरा पढ़ लीजिए, ये आपका पहला काम हो गया रीडिंग का। सेकंड काम क्या हो गया, दोनों का मैचिंग करना है। पहला आप रीड किए, फिर सेकंड में क्या आपको लाइन वाइन मैच करना पड़ेगा, क्या कुछ छोड़ा तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो मूल पाठ और अनुवाद की पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हुए दोनों की तुलना करना आपका ये दूसरा काम होगा, जिसमें क्या करना है, तुलना क्या करेंगे हम लोग, कथन का, भाषा शैली का, दोनों के स्तर का हम लोग सब कुछ मैचिंग करके देखेंगे सेकंड वाले पॉइंट में कि क्या वो सही सही किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। और अगर कुछ मिस्टेक किया, उन्होंने कुछ गलतियां की होगी, आपको वहाँ पे वो मैचिंग आ जाएगा। पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, है ना, पुनरीक्षक अनुदित पाठ की समस्याओं
अस्पष्टताओं और कमियों का पता लगाता है और उसे अपेक्षित सुधार की भी करता है। जो भी उसको लिखा प्रॉब्लम दिख रहा है उसको वो फिर दूर करेगा, सॉर्ट आउट करेगा वो। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कथागत गलतियों में सुधार। अब जो कथा है, जो हम लोग स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें अगर कुछ गलत कर दिया तो आपको वो यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव नो रिजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, ये इंग्लिश में दिया है, मूल है। इसका अनुवाद क्या किया गया है, मेरे पास इस मुद्दे पर कोई आरक्षण नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिजर्वेशन। हम लोग को पता है, हम लोग बोलते हैं SC ST OBC को मिलता है रिजर्वेशन, वो हमारा क्या हो गया, आरक्षण हो गया काइंड ऑफ थिंग में। तो वो वर्ड के हिसाब से तो ये सही हो गया एक तरह से, है ना, इस कथन में ये सही हो गया। लेकिन क्या ये जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला वर्ड सही है क्या, आपको वो देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आई हैव नो रिजर्वेशन अबाउट दिस पॉइंट, उसका हिंदी में क्या किया है, मेरे पास इस मुद्दे पर कोई आरक्षण नहीं है। अब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है, मेरे पास इस मुद्दे पर कोई आरक्षण नहीं है, ये क्या काइंड ऑफ प्रॉपर यहाँ पर सूट नहीं हो रहा है, ये हमारा आरक्षण का वर्ड। क्या नीचे बोल रहा है, ऐसी स्थिति में पुनरीक्षक क्या करेगा, वो मूल पाठ के कथन का निहितार्थ प्रस्तुत करते हुए अनुवाद को सुधारता है, ठीक है। और उसमें क्या क्या आश्रय बिल्कुल नहीं आता है, अनुवाद में मूल वक्ता का आशय बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे कि उपयुक्त वाक्य में किया गया है, यहाँ पे क्या होगा, इस विषय पर मेरा कोई मतभेद या असहमति नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया है ना ये रिजर्वेशन, इसके लिए सही वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी वाले में मतभेद। तो मेरे पास इस मुद्दे पर कोई भी मतभेद या असहमति नहीं है, इसका ये सही होने वाला है। बाकी वर्ड वाइज ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो, जो कथन दिया, जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके केस में वो गलत हो गया वर्ड। तो वहाँ पर यही बोला गया तीसरा पॉइंट, कथागत के तौर पर जो सुधार ये करना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है, देखिए अब एक बार फिर बोला है भाषागत गलतियों का सुधार। अब मान लो किसी में क्या लैंग्वेज का गलती हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है इसमें प्लांट। आपको क्या पता प्लांट में क्या होता है, हम जानते हैं पौधा होता है, और एक होता है प्लांट में षडयंत्र, मतलब जो होता है फैक्ट्री वगैरह। तो ये हमारा सीमेंट फैक्ट्री है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सीमेंट प्लांट, है ना। फिर पावर प्लांट, स्टील प्लांट, हम नाम सुने होंगे इस तरह से। तो क्या प्लांट का स्पेलिंग दोनों का सेम ही है, पर कहीं पर उसका मतलब हो रहा है पौधा, पेड़ पौधा के लिए प्लांट, जो हमारा बायोलॉजी वाले में साइंस वाले में आता है। और कहीं पर हमारा होता है जो इंडस्ट्री हो जाएगी, मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या, वहाँ पर प्लांट का मतलब अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्या हो गया हमारा भाषागत, मतलब लैंग्वेज में दोनों सेम ही हुआ, पौधा पौधा या संयंत्र, इंग्लिश में सेम है प्लांट, लेकिन जहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो प्रॉपर वो होगा। मतलब साइंस वाले में, है ना, लॉ के केस में, साहित्य में, लिटरेचर में, सबका मीनिंग क्या है वो अलग अलग वहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला दूसरा क्या, शैली तर्क। अब यहाँ पे क्या ये पॉइंट हो गया हमारा, शैलीगत सुधार क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, कैसे लिखा है, उसका शैली क्या, लिखने की जो तरीका क्या वो। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर लिखा है मुक्त आंखों का, ये पहला देखिए, द म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई एग टू द स्कूल। तो म्युनिसिपल कमेटी स्कूल को अंडे देगी। अब ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया, तो यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा होगा, अंडे कौन दे रही है यहाँ पर, म्युनिसिपल कमेटी। अब ये क्या कोई अंडे देने वाली चीज़ है क्या, बताइए आप। तो ये जिस तरीके से लिखा गया है, म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई द एग टू द स्कूल, इसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया, उसका जो हमारा अनुवाद हुआ है, तो म्युनिसिपल कमेटी स्कूल को अंडे देगी, ऐसा हो गया ये। तो इसका सही क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो इसका म्युनिसिपल कमेटी का हमारा होता है नगर पालिका। तो नगर पालिका यहाँ पे देखिए उदाहरण में क्या दिया है, नगर पालिका एक मुर्गी है और वह स्कूल को अंडे देगी, इसका ये मीनिंग बन रहा है एक्चुअल में, पर एक्चुअल ये होगा नहीं। तो क्या होगा, नगर पालिका स्कूलों में अंडों की आपूर्ति करेगी। मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि स्कूल में वाला ने डोनेशन दिया है, वहाँ से ये वाला आया है, गिफ्ट आया है, तो उस सेंस में यहाँ पे वो कुछ दे रहा है, उस सेंस में यहाँ बोलेंगे हम लोग नगर पालिका स्कूलों में क्या करेगी, अंडों की जो पूर्ति वो पूरा करेगी। पर इस अगर डायरेक्ट लिख देंगे कि अंडे देगी, मतलब वो स्कूल वाले दे रहे, ऐसा हो जाएगा मीनिंग। तो ये क्या हो गया, वो जो हमारा भाषा की शैली है वो इसमें सही नहीं बैठ रहा है। फिर आगे बढ़ते अगला पॉइंट क्या बोला है, अनुदित पाठ का लक्ष्य भाषा में संस्कृति का दृष्टि से। अब बहुत सारे जो हमारा जो वर्ड है संस्कृति के वो अलग होगा। यहाँ तक एग्जाम्पल क्या दिया है, लिखा है ही इज एज हम्बल एज ए शीप। ठीक है, ये हमारे काइंड ऑफ उदाहरण में वाक्य में यूज किया गया है। इसका हिंदी क्या कर दिया, वह भेड़ की तरह विनम्र भला है। वो भेड़ की तरह विनम्र भला, ये थोड़ा काइंड ऑफ अलग ही वर्ड हो गया। वो इंसान को एज भेड़ की तुलना करता है, जबकि हम लोग भेड़ का यूज इस कैंड में मैंने हम्बलनेस, मतलब क्या होता है, बहुत ही दयालु इंसान है बोलते हैं जैसा हमने, उसके यहाँ पे कर दिया। पर इसका सही क्या होना चाहिए, यहाँ देखो लिखा है, वह तो बिल्कुल गाँव है। गाँव तो बोलते हैं ना, जो गाय की तरह शांत स्वभाव, तो गाँव है, तो बोलते हैं ये तो बिल्कुल गाँव है। तो इसका ये वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला है लास्ट पॉइंट क्या बोला, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, देखिए बहुत सारा जब लिखेंगे आप बहुत सारे पैराग्राफ में, देखिए वहाँ पे नंबरिंग क्या रहता है ना, A B C D, या 10 का A 10 का B, ये हमारा इंग्लिश वाले में रहेगा। जब उसको हिंदी में करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे 10 तो 10 रहता है, लेकिन जो ABCD है इसको वो क्या करते हैं वो लोग, अ ब स द ऐसा करके वो मैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो हमारा जो फॉर्मेट है इसको लिखने का तरीका, वो यहाँ पे अगर अ ब स लिखा है वो गलत हो जाएगा। तो चूंकि ABCD अगर इंग्लिश में दिया गया है, उसके लिए सही में क्या होता है, तो क ख ग घ को ही हम लोग उसी क्रम में लिखते हैं। तो ABCD, तो क ख ग घ करके एक क्रम में हमारा चलेगा, वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। सेम अगर मान लिया नंबर लिखा हुआ है कोई 1 2 3, या रोमन में लिखा हुआ है 1 ऐसे करके 2
फिर 3, तो आपको वो वाला सीक्वेंस को फॉलो करना, वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस तरह क्या हो गया, ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। कहाँ पे माइंड में रखना है, जब भी आप अभी आपको देगा इंग्लिश का अनुवाद, ठीक है, उसको आपको दे दिया हिंदी अनुवाद, आप दोनों का मैच कीजिएगा। तो देखिए वो जो उन्होंने जो अनुवाद किया, क्या उस अनुवाद करने के टाइम पे ये जो जितना पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया 7 पॉइंट्स, क्या इन सबको मैचिंग किया है, फॉलो किया है? अगर वो नहीं किया मान लीजिए तो वो वहाँ पे रॉन्ग है। तो जब आप उसका पुनरीक्षण करके दोबारा जब लिखेंगे आप, तो क्या करना है आपको वहाँ पर उसको चेंज करना। मान लीजिए उन्होंने अगर फॉर्मेट में कहीं पर वो 10 का A 10 का B कुछ दिया होगा, उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑ बॉ सौ कर दिया, तो वो आपका रॉन्ग हो गया। आपको क्या करना है वहाँ पर, उसके बदले आपको कॉ ख गौ ह लगाना है, वो आपको चेक करके चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको एक यहाँ से सीखने को मिलेगा। पुनरीक्षण का अभ्यास, अब देखिए यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल को लेंगे और उस एग्जाम्पल को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहाँ से देखते हुए चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, बोल रहा है यहाँ पर वाई इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कंसिडर ए गुड मेजर फॉर द डेवलपमेंट, ये दिया। उसका हिंदी में क्या कर दिया, शिशु मरनता दर को विकास के स्तर के मापदंड के रूप में क्यों उपयुक्त माना गया है। अब देखिए ये इंग्लिश था, उसका इन्होंने हिंदी कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये हिंदी में जो हुआ है क्या ये सही हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बन जाएंगे कि यहाँ पे पुनरीक्षक का आपको काम करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या एग्जाम्पल में जो यहाँ पे दिखा ना, शिशु मरनता दर, ये मरनता वर्ड जो यहाँ पे सही प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, ये गलत होगा। और विकास के स्तर के मानदंड, ये हमारे यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। सही क्या होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है शिशु मृत्यु दर, यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ उन्होंने क्या किया था, शिशु मरनता दर, उसके वजह क्या होगा, शिशु मृत्यु दर को विकास का स्तर मापने का उपयुक्त मानदंड क्यों माना जाता है, यहाँ पे इसका ये करेक्ट होने वाला है। तो सेम जरूरी है कि वो पूरे सेंटेंस सब कुछ रॉन्ग ही होगा, हो सकता हो वो पूरे एक सेंटेंस वाक्य में हार्डली 1 या 2 वर्ड ही थोड़ा रॉन्ग होगा। आपको क्या करना है, बस वो 1-2 वर्ड को चेंज करना है, बाकी वो सेम वहाँ पे उतार के लिख देना है। आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा वाला हो गया। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल। अब यहाँ से देखिए मेन ऐप शुरू हो रहा है। अब इसको यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है वो लोग, यहाँ पे 3 लाइन उन्होंने कवर किया है। पहला बोला हुआ है ये मूल, मतलब जो ओरिजिनल है। फिर क्या बोला, इसका अनुवाद कर दिया है। फिर अगला क्या हुआ, पुनरीक्षित पाठ। तो आपको मेन क्या फोकस करना है, आपको ये वाला फोकस करना है। और ये हिंदी, दोनों में तुलना कीजिए कि कहाँ पे क्या था मिस्टेक, उन्होंने कैसे उसको चेंज किया। पहला बोल रहा है कोर्ट अटैच्ड ऑर्डर। अब ये यहाँ पे छोटा छोटा वर्ड में दिया है, ठीक है। हालांकि आपका वर्ड में नहीं आ रहा, आपको क्या आ रहा है, आपका पूरा लॉन्ग पैराग्राफ आ रहा है। लेकिन चूंकि पैराग्राफ में क्या है, वहाँ भी तो एक सेंटेंस है। और फिर सेंटेंस कैसे बना, वो एक वर्ड से ही बना हुआ है। जगह अगर आप छोटा छोटा वाला कर लेंगे पहले, आपको क्या फिर आगे जो बड़ा वाला वो आपको ईजी लगेगा करना। यहाँ पे क्या बोला गया, सेम चीज़ यहाँ पे देखिए। अगर तो पहला बोला कोर्ट अटैच्ड ऑर्डर, तो न्यायालय का कुर्की संबंधी आदेश उन्होंने अनुवाद कर दिया। तो क्या वर्ड बाय वर्ड उन्होंने कर दिया। तो उसका सही वाला क्या किया उन्होंने, पुनरीक्षित वाला पार्ट क्या होगा, तो न्यायालय द्वारा जारी कुर्की आदेश। अब यहाँ पे देखिए न्यायालय का कुर्की संबंधी आदेश। अब न्यायालय का मतलब क्या, इन क्या, न्यायालय का थोड़ी खुद का है वो। न्यायालय क्या, न्यायालय एक संस्था है, जो कोर्ट है हमारे, वहाँ से वो ऑर्डर इशू करती है ना, जारी करती है। तो उसके लिए यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, यहाँ पे बोला क्या गया, तो न्यायालय द्वारा जारी कुर्की आदेश। तो ये उसका ही उसका वर्ड हुआ। तो ऐसे क्या है, आपको अपना कुछ का माइंड का भी कॉमन सेंस लगाना है। आप उसको पहले पैराग्राफ पूरा पढ़िएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक किस थीम के ऊपर दिया गया है। फिर वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको इसको करना कैसे है। कुछ चीज़ें अपने मन से पढ़िए, जो आपको लगा सूटेबल, आप में से मॉडिफाई करके उसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे यह है ना, ये क्या उन्होंने मॉडिफाई किया ना एक्चुअली, कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया, या एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया। यहाँ पे इसका यह प्रॉपर तरीका हुआ। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़। तो क्या प्रगति अध्ययन केंद्र दिया, इसका क्या होगा हमारा सही वर्ड, उच्च अध्ययन केंद्र का सही बोला जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे दिया है ग्राउंड रियलिटी। आप क्यों सुनते होंगे ना कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, 0 पॉइंट पे क्या चल रहा है, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, मतलब वहाँ की असली सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि ग्राउंड रियलिटी हुआ है क्या वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या किया इन्होंने, ग्राउंड मैंने भूमि होता है, जमीन होता है, जो उसका अनुवाद किया क्या कर दिया, भूमि की वास्तविकता। अब देखिए ग्राउंड वर्ड का मतलब से भूमि सही है ना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे वो दिया गया है, क्या ग्राउंड के लिए भूमि यहाँ पे सही होगा। ग्राउंड रियलिटी किसको बोलते हैं हम लोग, किसी बात की सच्चाई को जानने को बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड रियलिटी जानना। तो वहाँ पे इसलिए क्या होगा, भूमि की वास्तविकता, ये गलत हो गया। तो इसका क्या होगा सही करने पर, ठोस वास्तविकता या फिर वस्तु स्थिति, है ना। तो वास्तविकता ये सही है, रियलिटी। लेकिन भूमि मतलब ग्राउंड मतलब एक्चुअल वाला थिंग क्या है, यहाँ से बोला ठोस मतलब स्ट्रांग वाला पार्ट होता है ना, कि असली सच्चाई क्या है वहाँ पे, ठोस वास्तविकता क्या है। या दूसरा नाम क्या दिया गया इसका, वस्तु स्थिति, मतलब जैसा कि तैसा की स्थिति क्या है मुझे वो बताइए, बोलते हैं ना वस्तु स्थिति क्या है। तो ये हमारा सब हो गया, छोटा छोटा करके दिया था। आप देखिए आगे यहाँ पे क्या किया, इसको हम लोग बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने एक एक करके पैराग्राफ इस फॉर्म में दिया। पहला ऊपर क्या वर्ड था, है ना, आप छोटे यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कैसा करना है आपको, सिंपल है। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा कि जो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा छोटा करके दिया है, उसको यहाँ पे कन्वर्ट करने का बोला जा रहा है। आपको एग्जाम हॉल में सेम ऐसे वो दे देगा, मूल पार्ट इंग्लिश में दिया रहेगा, उसका अनुवाद वो हिंदी में कर देंगे आपको। केवल आपको क्या करना है, आपको खाली ये वाला काम करना है। तो उस हिंदी वाले को पढ़ना करके दोबारा हिंदी में फिर लिखना है आपको, लेकिन जो जो चेंजेस जरूरत होंगे आप वहाँ पे चेंज कर दिए।
तो जरूरी नहीं कि पूरा चेंज हो जाएगा, आपको पूरा लाइन को पढ़ना है, हो सके एक दो वर्ड में कुछ गलती होगा, उसको वो चेंज करके आप दोबारा यहाँ से लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जुवेनाइल जस्टिस इज द एरिया ऑफ क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल टू द पर्सन नॉट ओल्ड इनफ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस क्या बोलते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए होता है ना कानून वगैरह, उसको यहाँ बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस। तो लिखा है किशोर न्याय आपराधिक विधि का ऐसा क्षेत्र है जो उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होने के लिए बड़ी आयु के नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ लंबा चौड़ा करके बढ़ा के घुमा के लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको बहुत ही सिंपल करना है आपको, जो एक सही उसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दे। क्या बोला जा रहा है, किशोर, पहला बात तो जुवेनाइल तुम्हारा किशोर हो जाएगा, बच्चों के लिए हो रहा है। किशोर न्याय दंड विधि का, अब देखिए आपराधिक विधि को क्या दंड विधि लिखा गया है, का ऐसा क्षेत्र है जो ऐसे किशोरों, मतलब यहाँ पे जहाँ था व्यक्तियों पर, यहाँ पर मैन या चूंकि बात हुई बच्चों का, तो यहाँ क्या बेटर वर्ड क्या है हमारा, किशोर, मैंने किशोरावस्था में, तो किशोरों पर लागू होता है जिसकी अवस्था मतलब आयु जो से बोलते हैं इतनी नहीं होती है कि उन्हें आपराधिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आपको, जो हमारा ये अनुवाद है ना, अनुवाद में हम लोग अपने मन से कुछ चीज़ें यूज नहीं कर रहे, इसलिए आप अगर देखें हमारा ये पीजीटी का जो बुक है हमारा, इसमें हर एक बुक अलग अलग दिया है ना, 51 है, 55 तक, चार बुक है, 5 बुक है आपका, हर एक बुक का टॉपिक अलग है। किसी में बात किया गया केवल बैंकिंग के बारे में, किसी में बात किया गया लॉ के बारे में, किसी में बात किया गया हमारा पार्लियामेंट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसके बारे में बात किया गया। तो उसमें क्या होता है ना, हर एक का अलग अलग टर्मिनोलॉजी, एक शब्दावली है, आपको वही प्रॉपर यूज करें। जैसे यहाँ देखिए दंड, दंड विधि आ गया ना यहाँ पर, ये क्या हमारा ये लॉ के क्षेत्र में ये वाला वर्ड ये मतलब स्टैंडर्ड वर्ड है। तो यहाँ पे बोला गया मेंबर ऑफ द सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू स्टडी एज मेनी एज फॉरेन लैंग्वेज एज ही मे बी एबल टू द डू विदाउट चेक ऑफ दिस सर्विस। तो यहाँ बोला, इसका अनुवाद किया उन्होंने, क्या किया है, सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अनेक विदेशी भाषाओं का अध्ययन करे क्योंकि वह अपने कार्यों का नुकसान किए बिना ऐसा कर सकते हैं। तो इसका सही में क्या बोला करने के लिए, इस सेवा के कर्मचारी सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक से अधिक विदेशी भाषाओं सीखे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके अन्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव ना हो। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया था एज मैनी एज, ये हमारा एक इंग्लिश में बहुत ही फेमस वर्ड है, एज मैनी एज मच एज पॉसिबल हम लोग जैसा बोलते हैं। तो उस सेंस में क्या हुआ यहाँ पे, क्या उन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन दिया है कि उदाहरण में एज मैनी एज ही मे बी, इसका जो प्रॉपर वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए ही, अधिक से अधिक, कम से कम। पर ये वाला में जो अनुवाद किया उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया अनेक विदेशी भाषा, जबकि ये अनेक यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि मोर लैंग्वेज या ऑल लैंग्वेज, अनेक मेनी लैंग्वेज, वो नहीं बोला है, बोला एज मच एज लैंग्वेज। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, अधिक से अधिक भाषा है। तो यहाँ पे ये वाला रॉन्ग था, इसको यहाँ पे करेक्ट किया गया। तो ऐसे ही देखिए पूरे सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक में हार्डली कुछ 2-3 वर्ड ही रॉन्ग थे, तो आपको ऐसा ही मिलेगा वहाँ पर। आपको क्या करना है, बस 2-3 वर्ड को चेंज करना है करके पूरा यहाँ से यहाँ पूरा सेम टू सेम दोबारा लिख देना है। देखिए यहाँ पे क्या खाली ये वाला वर्ड को चेंज किया, बाकी सब तो सेम ही लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, बस वही आपका पुनरीक्षण का काम करना है। इसलिए मैं इसको बार क्यों बोल रहा हूँ, ईजी है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी 60-70% काम दिया गया ऑलरेडी, वहाँ पे सही सही है, केवल बाकी के 20-30 को रॉन्ग है, उसको हटा के आपको नया वर्ड डालना है, उसको फिर से दोबारा लिख देना है। हाँ देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, या प्रैक्टिस यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, आप इंग्लिश का पहले हिंदी पढ़िए, पढ़ के यहाँ से फिर से खुद से आप कीजिए करके, अब फिर देखिए गूगल लेंस में डाल के वहाँ से इस फोटो क्लिक कर लीजिए, इसको डाल दीजिए गूगल लेंस में, वहाँ से आपको वो आंसर दे देंगे गूगल वाले, फिर उससे आप मैच करेंगे कि क्या मेरा सही हुआ है या गलत हुआ, आपको वहाँ से ये आइडिया मिला करने के लिए। मैं इसका ऑलरेडी सॉल्व किया, मैं आपको सॉल्व दिखा देता हूँ एक बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कुछ अभ्यास के लिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा मूल पाठ हो गया, ये हमारा अनुदित है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे लिख के अपने से पहले कीजिए एक बार। ठीक है, करने के बाद आपको जहाँ पे मिस्टेक लग रहा है आप उसको लिख लिए, अब फिर उसको क्या कीजिए, इसको सेम इस पूरे पार्ट को इसका एक फोटो क्लिक करके आप गूगल लेंस में डाल दीजिए, आपको गूगल वहाँ पे आंसर दे देंगे, फिर उससे अपने आंसर को मैच कराइए, देखिए कहाँ पे आपने गलतियाँ की है नहीं की, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये वाला एक यहाँ पे दिया जो छोटा छोटा प्रैक्टिस का, आप इसको कीजिए। मैं यहाँ पे एक बड़ा वाला मैं करके रखा हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या करना पड़ता है। हाँ देखिए यहाँ पर, अब इसको मैं ध्यान से करेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए ये वाला पूरा आ गया एग्जाम में आपके, ये पूरा इंग्लिश का पार्ट दे दिया है। ठीक है, ये उन्होंने हिंदी वाला दे दिया है। अब क्या करना है आपको, ये इंग्लिश का पूरा पढ़ना है, हिंदी का पूरा पढ़ना है, और दोबारा फिर आपको लिखना है, जो आप जो लिखेंगे वो हमारा हो गया पुनरीक्षित पाठ। ठीक है, बस वही आपको करना है। आप कैसे करेंगे, आप पहले जो जो अभी मैंने बताया ऊपर में थोड़ा 7 था विधि प्रोसेस, आपको सब कुछ फॉलो करना है यहाँ पे। तो पहले आप इसको पूरा रीड करेंगे, यहाँ से रीड करके इसको समझिए कि जो हमारा ये जो पैराग्राफ दिया है उन्होंने, ये कौन सा फील्ड का है, मतलब इकोनॉमिक्स का है, साइंस का है, फिक्शन का है, या एजुकेशन का है, स्टडी का, स्पोर्ट्स का है। आपको जब वो अकाउंट चल जाएगा ना, तो जब आप अनुवाद कर रहे होंगे इसका पुनरीक्षण वाला पार्ट, आपको माइंड में रहेगा कि अच्छा मुझे इसको ऐसे ऐसे लिखना है। हर किसी को एक आइडिया होता है जनरल कॉमन कि कौन से फील्ड कैसा कैसा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, तो जब वो आपको पता होगा, आप पहले वही काम करना है, आपको समझना कि ये वाला किस फील्ड का दिया है। फिर क्या करना है, हमें लाइन बाय लाइन उसको मैच करना है। कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ मार्किंग किया हुआ है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट ए बिग मशीन इनटू द वर्ल्ड, पहला लाइन बोला उन्होंने। ठीक है, उसका हिंदी में क्या किया, विश्व में औद्योगिक घूर्णन से बड़े यंत्र आए। अब यहाँ पे देखिए दिया है रिवॉल्यूशन,
हम लोग पता है, एक होता है ना रोटेशन और रिवोल्यूशन, हम लोग आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती भी है ना, और अपने दूरी पे झुकी है वहाँ पे घूमती है, दो दो काम करती है, एक चक्कर लगाती है और जगह पे घूमती है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। तो वहाँ उस सेंस में यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, लिखा विश्व में औद्योगिक घूर्णन से बड़े यंत्र। अब यहाँ पे देखिए जो घूर्णन वर्ड है ये यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ रहा है, इसका सही क्या होगा, तो विश्व में औद्योगिक क्रांति ने बड़ी मशीनों को जन्म दिया। आप सुने होंगे हमारा हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता, तो वहाँ पे क्या औद्योगिक क्रांति बोलते हैं हम उसको, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, ये हमारा हो गया रिवोल्यूशन का रॉन्ग वर्ड, घूर्णन, उसकी जगह क्या होगा क्रांति। अब देखिए यहाँ पे विश्व में औद्योगिक, ये पूरा सही है मेरा यहाँ तक, केवल घूर्णन को हटा देंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे क्रांति से बड़े यंत्र आए। अब यहाँ पे यंत्र को यहाँ पे मशीन बोला जा रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना ज़्यादा अच्छा क्या होगा, मशीन ज़्यादा अच्छा होगा। तो विश्व में औद्योगिक क्रांति ने बड़ी मशीनों को जन्म दिया, काइंड ऑफ अच्छे वर्ड भी इसको लिख दिया कि हाँ हमारा जो मॉडर्न हुआ, नई नई मशीनें आई, उसका जन्म हुआ है, इस तरह का वो वर्ड किया। यहाँ पे क्या सिंपल यंत्र आए, अब खुद से चल कर तो नहीं आएगा ना यंत्र कुछ, ये क्या है हमारा, ये तो इवॉल्व हुआ ना एक तरह से, डेवलपमेंट बढ़ा, हमारा खोज हुई, तो उसने यहाँ बोला गया कि नया कि उसको जन्म दिया, तो ये ज़्यादा प्रॉपर वर्ड हो गया। आपको ऐसे एक पहला लाइन पढ़ लिया यहाँ तक, उसको दिया। अब सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, इट असेड इन द मशीन एज और द मैकेनिकल एज। यहाँ से फिर क्या बोल रहा है, आप देखिए हिंदी में, इससे क्या हुआ, यंत्र युग अथवा यांत्रिक युग की शुरुआत हुई। उन्होंने बोला यंत्र युग मतलब वो मशीन वाला युग उसको बोलते हैं उसके में, यहाँ पे युग के वजह क्या किया उन्होंने, आयु लिख दिया, यंत्र आयु, चूंकि यहाँ पे बोला था एज में क्या होता है पता है ना, हमारा एज कितना है, तो उस सेंस में उन्होंने एज को आयु लिख दिया। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट में तो गलत हो गया वो, अगर बोलेंगे इंसान की एज कितनी है तो समझ में आता है, हाँ चलो इसकी ये 40 साल हो रही है, वो सही है उस कॉन्टेक्स्ट में। पर ये वाले सेंस में कि यहाँ पे जो उन्होंने लिखा आयु, ये यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या बोला होगा आपको, एज बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे युग हो जाएगा। तो सही क्या होगा, इसने मशीन युग और यांत्रिक युग की शुरुआत की। बोले नहीं हमारा मशीन का मॉडर्न एरा है, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा चल रहा है हमारा 21st सेंचुरी में, जो हमारा आ गया चैट जीटीपी, सारे ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं, तो उससे यहाँ पे बोला जाता है मशीन वगैरह आया था, तो वो मशीन का युग था, वो युग बोलेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पे एज के जहाँ पे आयु को बोलेंगे, तो वहाँ पर गलत हो गया। तो केवल एक वर्ड क्या गलत हो गया हमारा, आयु की जगह पे युग होगा, ये चेंज करना पड़ेगा आपको, उसे देखना। तो ये हमारा ऐसे पढ़े, फिर देखिए अगला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, ऑफकोर्स देयर हैड बीन मशीन बिफोर बट नन हैड बीन ए बिग एज न्यू मशीन। तो बोला पहले मशीन थी पर अभी इतने बड़े मशीन नहीं थे जितना कि अभी आ गया। उसका हिंदी क्या किया उन्होंने, देखिए यहाँ पर, यह सही है कि इससे पूर्व यंत्र थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे जितने बड़े औद्योगिक घूर्णन में थे। फिर से घूर्णन लिखा है, वो रॉन्ग हो गया, जहाँ जहाँ यंत्र फिर भी रॉन्ग हो गया। अब क्या सही क्या करेंगे हम लोग, निश्चित रूप से पहले भी मशीनें थी लेकिन नई मशीनें जितनी बड़ी नहीं थी। अब यहाँ देखिए उन्होंने इस लाइन को तीन भाग में तोड़ के लिखा था, लिखा है यह सही है कि, एक हो गया, इतने पूर्व यंत्र थे, दो हो गया, लेकिन इतने बड़े नहीं थे, तीन हो गया, जितने बड़े औद्योगिक घूर्णन में थे, चार भागों में बांट के लिखा उन्होंने। अब हमने क्या किया उसको, निश्चित रूप से पहले भी मशीनें थी, एक वाक, लेकिन नई मशीनें जितनी बड़ी नहीं थी। हमने दो वाकों में उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, क्या उन्होंने प्रॉपर वर्डिंग का अरेंजमेंट किया है, आगे पीछे तो नहीं कर दिया है। आपको वो भी देख के आपको जैसे लग रहा है कि सूटेबल बोलने में मेरे को सही बैठ रहा है, आपको उस तरह लिखना है, आप वो चीज़ें वहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगला लाइन क्या बोला देखिए यहाँ पर, what is a machine, पूछा what is a machine, it is a big tool to help man to do work, man has been called for the tool making animal and from his earlier days he has made। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यंत्र क्या है, यह एक बड़ा औजार है जो मनुष्य को उसके काम में मदद करता है, ऐसा उन्होंने लिखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मशीन क्या है, यंत्र तो लिखा है, मशीन लिखना पड़ेगा। मशीन क्या है, या मनुष्य को अपने काम करने में मदद करने वाला एक बड़ा औजार है, इसका मैंने यहाँ पे सही तरीके से किया। फिर अगला बोला, मैन हैज़ बीन कॉल्ड ए टूल मेकिंग एनिमल एंड फ्रॉम हिज अर्लियर डेज ही हैड मेड टूल्स एंड ट्राई टू बेटर देम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो मशीन था, जो इंसान था, जो हमारा मनुष्य था, मनुष्य को औजार निर्माण पशु कहा जाता था और उसने अपने शुरुआती दिनों में उससे औजार बनाए और उसने सुधारने का प्रयास किया। ये जो हमारा, आपको पता होगा हमारा हिस्ट्री में पढ़ते थे ना, आदिमानव का काल, काइंड ऑफ वो वाला का पैराग्राफ यहाँ पे लिया गया, हिस्ट्री का ये पैराग्राफ है हमारा ओल्ड वाला, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो इसका सही अनुवाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका सही अनुवाद हो जाएगा वहाँ पे, आप देखिए, मनुष्य को औजार बनाने वाला प्राणी कहा जाता था। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, पशु कह दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एनिमल बोला, यहाँ पे पशु, हम तो पशु कहलाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाए, प्राणी में नाम देना ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पर। और अपने शुरुआती दिनों से ही उसने औजार बनाने का क्या किया, यहाँ पे बेहतर औजार बनाए और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास भी किया, ये उनका स्टार्टिंग से किया था। अब देखिए इस तरह करके यहाँ अलग अलग मैंने क्या क्या पार्ट किया, आप ये ध्यान से क्या करना है, आपको एक पढ़ना है पहले इंग्लिश वाला लाइन, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में फुल स्टॉप दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप एक हमारा यहाँ से करके ऐसे मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, वो सेम हिंदी में फिर मार्क कीजिए। मतलब इसके लिए तो हिंदी में उन्होंने ये करके दिया ना आपको,
आप इसे मार्किंग कीजिए, फिर इसको पढ़िए इंग्लिश वाले को, फिर एक लाइन पढ़िए यहाँ से पढ़िए इंग्लिश को, फिर यहाँ से हिंदी को पढ़िए। अब फिर आप देखिए क्या इसमें दोनों में कुछ गलती नजर आ रही है क्या आपको, या कुछ वर्ड सही नहीं है क्या। अगर आपको लग रहा है हाँ वर्ड सही नहीं है, आप क्या कीजिए, बस एक लाइन को दोबारा नीचे आप लिख दीजिए, अपने आंसर बुक में लिख दीजिए। एग्जाम हॉल में आपको ये कॉपी नहीं करना है, ये भी कॉपी नहीं करना है, डायरेक्ट आप खाली नंबर डालिए, है ना, नंबर 10 डालिएगा, आंसर लिखिएगा, और यहाँ पर नीचे लिखिएगा वहाँ पर पुनरीक्षित पाठ हेडिंग दे दीजिए, उसका नीचे लिखना शुरू कर दीजिए। बस ये दोनों को कॉपी नहीं करना है क्वेश्चन पेपर अपना आंसर शीट में, केवल डायरेक्ट क्या आपको आंसर लिखना शुरू करना है। आप यहाँ से एक लाइन पढ़िए इंग्लिश वाला, एक लाइन पढ़िए हिंदी वाला, आपको जो लग रहा है मॉडिफाई करना है मुझे, आप अपने आंसर शीट में डायरेक्ट एक लाइन लिख दीजिए, खत्म। फिर क्या होगा, अगला लाइन फिर से नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यहाँ से मार्किंग कीजिए सेकंड लाइन, फिर हिंदी में फिर मार्किंग कीजिए, फिर उसको रीड कीजिए लाइन बाय लाइन, कुछ अगर लग रहा है चेंज होने वाला है चेंज कीजिए, फिर अपने आंसर शीट में लिख दीजिए सेकंड लाइन, खत्म। फिर क्या थर्ड लाइन मार्किंग कीजिए, फिर हिंदी का थर्ड लाइन पढ़िए, फिर उसको मार्किंग कीजिए। ऐसे करते हुए क्या करना है आपको, जितने लाइन में आपको ये दिया गया है अनुवाद, ये वाला जो हमारा अनुवाद करके दिया है हिंदी वाला, सेम उतने ही लाइन में कहीं ना कहीं आपका जो मेन आपका है वो बन के तैयार हो जाएगा, जो पुनरीक्षित वाला पार्ट है। हो सकता है एक दो लाइन कम हो, क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्या सेंटेंस को बहुत सारा ब्रेक करके लिखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये दो सेंटेंस आपस में जोड़ दूंगा मैं, अगर लेकिन या है जाता है ऐसा करके जोड़ के बन जाएगा सेंटेंस, सही बैठ रहा है मेरा रिदम बैठ रहा है, आप उसको वहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उस केस में क्या होगा, शायद एक दो लाइन कम हो जाए आपके आंसर में। अदरवाइज अगर आप पूरा लाइन वाला मैच करके लिखेंगे, जितने लाइन में ये दिया गया आपको उतने लाइन में आपका जो हमारा पुनरीक्षित वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर आएगा। तो ये पूरा तरीका है हमको करने का पुनरीक्षित, बहुत ही ईजी है, सिंपल रखिए एकदम, इस जो डरिए मत इससे। आप जो समझिए, आप एज ए टीचर चेक कर रहे हैं क्या क्या गलती हुआ, आपको गलती निकालना है, बस यही आपका काम है। और गलती केवल निकालना नहीं है, गलती निकालने के बाद उसको सही करके लिखना भी है, बस वही आपको काम करना पड़ेगा, यही इसमें दिक्कत है। आपको पढ़ना है इंग्लिश वाला पूरा, हिंदी आपने पढ़ लिया, यहाँ पर गलती दिख गई आपको, गलती हटाइए, अब जो नया वर्ड है उसको लगाइए, लगा कर फिर से आप लिख दीजिए, बस आपको वही कुछ करना है। तो इसलिए बहुत ईजी है। मैं बोलूँगा जब इस पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ये वाले पार्ट को आप पहले कर लीजिए, मतलब हिंदी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन करना है 10 नंबर का वो बाद में कीजिए, उसके पहले ये वाला काम कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे आंसर में ही सब कुछ दिख रहा है ना, कुछ खाली मॉडिफाई करके आपको पढ़ना पड़ के आपको चेंज करके लिखना है। तो इसमें आप इसको जोड़ लिखिएगा। उसमें क्या हो रहा है ना, आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट वो पूरा टोटली नया है, आपको सब कुछ नया से करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या ऑलरेडी कुछ चीज़ें अवेलेबल है, इसमें अच्छा है अगर आपने थोड़ा ठीक ठाक सही से कर दिया ना, मुझे लगता है 10 में से आपको ऑलमोस्ट 7 तो आराम से दे देंगे, 7-8 चांस रहेगा मिलने का। अगर आप गलती कम करेंगे 7-8 में आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं तो 6 के ऊपर पक्का मिलना चाहिए, मैं इसे बोला चाहूँगा ये क्वेश्चन में, इसको जैसे छोड़ना नहीं है। लिखा हुआ इंग्लिश में जल्दी से करते हैं इसको। दिस इज द पर्सन हु विल हेल्प यू टू ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल एंड नॉलेज दैट यू वुड हैव एक्वायर थ्रू आउट द फर्स्ट 3 years ऑफ कोर्स ऑफ डिप्लोमा। ये कुछ थोड़ा सेंटेंस दिया है, अब देखिए उसका हिंदी में क्या किया उन्होंने। वो बोल रहा है, यह वह व्यक्ति है जो इस डिप्लोमा के पहले 3 कोर्सों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और सिद्धांतों के अनुवाद में अभ्यास के दौरान आपकी सहायता करेगा। ये उन्होंने क्या अनुवाद करके, सही में क्या हो रहा है इसका, यह वह व्यक्ति है जो आपको इस डिप्लोमा के पहले 3 पाठ्यक्रमों से प्राप्त सिद्धांतों को व्यवहार में लाने और उन्हें समझने में सहायता करेगा। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस करेक्ट रिदम में बैठा है। यहाँ पे क्या था ना, लग रहा है कि कुछ आगे कुछ पीछे बैठा दिया है ना, वो सही से बैठ नहीं रहा था। आपको वो चीज़ें भी देखनी है सेंटेंस में कि क्या प्रॉपर सही से बैठ रहा है क्या, नहीं तो उसको आपको मॉडिफाई करके आपको अपने रिदम में करके लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा था लास्ट यहाँ पर। तो ये टोटल बहुत ही ईजी मैं बोलूँगा, आराम से उसको कीजिए, है ना। ये जो हमारा MTT 53 का जो पेपर है, ऑलरेडी मैंने इस पर 3-4 टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। जो इसके पहले मैंने बताया था 5-5 नंबर के जो छोटे वाले आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने एक वीडियो बना दिया है, 7 बना दिया, ये मेरा आज का हो गया 10 हो गया। अब क्या बच गया हमारा, एक 8 और 9 में कोशिश करूँ और एक वीडियो लाने का, जिसमें मैं बता दूँ, आपको आइडिया दे दूँ कि आपको ट्रांसलेट करना कैसे, जो है ना अनुवाद करना वो कैसे करना है हिंदी इंग्लिश का, तो मैं कोशिश करूँगा लाने का वो वाला। बाकी ये वाला 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ, 10 नंबर हो गए। और ये वाला मैं कम से कम मैं बोलूँगा आपको 6 से लेकर 7 नंबर पूरा करना है टारगेट, कि यहाँ से आना ही चाहिए पक्का, 10 में से 6-7 पक्का लाना है आपको, यहाँ से छोड़ना नहीं है इसको। बहुत ईजी, आराम से पढ़िएगा, अच्छे से कीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो रहा है आपको, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।